Hello dear students, welcome back in SST class of grade 6. Dear students, in previous video we have completed chapter number 6. In this video we are going to see next chapter, which is chapter number 7. Okay, see chapter number 7, Ashoka the emperor who gave up war. Okay, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो सम्राट अशोक थे उनका एक साम्राज्य था और उन्होंने क्या किया, कुछ अपना साम्राज्य चलाने के बाद जो वॉर वगैरह थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो उन्होंने गेव अप की, यानी कि वॉर करना छोड़ दिया। और वॉर करना छोड़ देने के बाद उन्होंने कौन से काम किए, कौन कौन से टाइप्स के वर्क्स उनके द्वारा किए गए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी देखने वाले हैं। ओके, देखिए, अ वेरी बिग किंगडम। अब किंगडम के बारे में आपको मालूम है, किंगडम यानी एक साम्राज्य होता है, या फिर किसी राजा का जो साम्राज्य होता है उसे हम किंगडम के तौर पर देखते हैं। उसे ही एम्पायर भी बोलते हैं, है ना। किसी सम्राट का जो, किसी किंग का जो साम्राज्य होता है उसे एम्पायर भी कहा जाता है, साम्राज्य भी उसे कहा जाता है। ओके, देखिए फर्स्ट लाइन, The lions that we see on our notes and coins have long history. आप लोगों ने पैसे देखे होंगे, मनी देखे होंगे, है ना, उस पर, या फिर मनी नोट्स देखे होंगे, कॉइन्स देखे होंगे, उस पर क्या है, लॉयन आपको दिखाई देता है। ये जो पिक्चर में द लॉयन कैपिटल दिखाया गया है, इस तरह का जो मनी होते हैं, नोट्स होती है, कॉइन्स होते हैं, उन पर आपको ये दिखाई देता है। तो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इसका एक इतिहास है, इसकी एक स्टोरी है। ये कहाँ से आया, कैसे ये लॉयन कैपिटल तैयार हो गया, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। दे वेयर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मैसिव स्टोन एट पिलर एट सारनाथ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। अब देखिए, ये जो लॉयन कैपिटल है इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, या फिर ये जो लॉयन है ये कहां पर स्थित है, कहां पर सिचुएट किया गया है। देखिए, दे वेयर कार्व्ड इन स्टोन, इसे किस में बनाया गया है, स्टोन्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। और ये कहां पर है, एक बहुत बड़े या फिर मैसिव स्टोन में, या फिर मैसिव स्टोन पिलर, यानी कि पत्थर का जो बहुत बड़ा पिलर होता है उसे उस पिलर की मदद से इसको बनाकर सारनाथ जो प्लेस है वहां पर इसे सिचुएट किया गया है। इसको अपने चैप्टर नंबर 6 में देखा है। ओके, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस वेर इंस्क्रिप्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस। देखिए, जो सम्राट अशोक थे वो अपना साम्राज्य भी चलाते थे, जो सोशल जो एक्टिविटीज थी वो भी उनके द्वारा की जाती थी। तो सम्राट अशोक के ऑर्डर्स पे क्या किया जाता था, जो भी कुछ रॉक्स होते थे, जो भी कुछ स्टोन्स होते थे, बड़े बड़े मैसिव स्टोन्स पर उनके जो विचार थे, थिंकिंग्स थी, इंस्क्रिप्शंस का मतलब है शिलालेख। तो उस पत्थर पर शिलालेख लिखे जाते थे, अच्छी अच्छी बातों का जो राइटिंग वर्क है उस सरफेस पर किया जाने लगा था। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। देखिए, अब सम्राट अशोक के कार्यकाल में कौन कौन से, किस टाइप के इंस्क्रिप्शन या फिर शिलालेख निर्माण किए गए, इनके बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। देखिए, अब सम्राट अशोक का जो किंगडम था उसे एन एम्पायर यानी कि साम्राज्य के तौर पर क्यों देखा जाने लगा, वो एक एम्पायर के तौर पर क्यों लोग उसे जानने लगे थे, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ओके, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। देखिए, अब सम्राट अशोक जो थे, जिस साम्राज्य पर वो साम्राज्य करते थे या फिर राज करते थे, वो जो एम्पायर था वो किसने बनाया था, बाय हिज ग्रैंडफादर, फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि सम्राट अशोक के जो दादाजी थे उन्होंने उस साम्राज्य की रचना की थी, उसे तैयार किया था, निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो। अब अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनके दादाजी, क्या नाम था उनका,
चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लगभग 2300 साल पहले इस साम्राज्य की क्या की थी, रचना की थी, निर्माण किया था। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त हम उसे कह सकते हैं, या फिर सपोर्टेड बाय यानी कि उनको एक सपोर्ट था, बहुत ही होशियार इंसान थे वो, जिनका नाम था चाणक्य, या फिर उन्हें ही कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चाणक्य की स्टोरीज, उनकी ब्रिलियंस की स्टोरीज आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो ये जो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, तो इनका चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में बहुत बड़ा योगदान रहा था। मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। देखिए, अब चाणक्य की अर्थनीति आपको मालूम ही होगी, तो चाणक्य ने बहुत सारे बुक्स लिखे थे। चाणक्य's आइडियाज वेर रिटन डाउन यानी कि चाणक्य की जो थिंकिंग्स थी, आइडियालॉजी थी, वो बुक्स में लिखी गई है। और उनका एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है कॉल्ड द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की बुक में उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हम देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। ओके, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। देखिए, जब भी किसी एक फैमिली में एक के बाद एक मेंबर जो है राज करने लगता है, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। तो उसी फैमिली को क्या कहते हैं, डायनेस्टी, राजवंश। यानी कि अगर समझिए जो पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद उनका जो लड़का होता है, लड़की के बाद उनका जो लड़का होता है, यानी कि ये जो चेन होती है ये चलती रहती है। तो एक ही फैमिली में अगर राजवंश चले या फिर सम्राट जो एक ही फैमिली से आते हो, तो उसे डायनेस्टी के तौर पर देखा जाता है, राजवंश के तौर पर देखा जाता है। द मौर्यस वेर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। देखिए, मौर्य काल में जो मौर्य राजवंश है उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, 3 महत्वपूर्ण राजा थे, जिनमें कौन कौन था, चंद्रगुप्त। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, उसके बाद उनके सन, हिज सन बिंदुसारा, उसके बाद देखिए नंबर 3 पर है बिंदुसारा सन, यानी कि उनके बिंदुसारा के लड़के सम्राट अशोक, जिनको हम पढ़ते हैं। ओके, यानी कि एक ही फैमिली से ये रूलर्स आते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त का लड़का कौन, बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद बिंदुसारा का लड़का अशोक, यानी कि एक के बाद एक ये क्या चलती रहती है, चेन चलती रहती है, राजवंश चलता रहता है। इसे ही डायनेस्टी हम कह सकते हैं, यानी कि राजवंश। ओके, सी नेक्स्ट लाइन्स। सी There were several cities in the empire marked with black dots on the map. देखिए, अब मैप दिया गया, मैप नंबर 5, उसमें दिखाया गया है अलग अलग तरह की सिटीज। These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। देखिए उस टाइम कौन कौन सी सिटीज हमें देखने के लिए मिलती है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia, while Ujjain lie on the route from north to south India। यहाँ पर जो डायरेक्शंस है वो दिखाई गई है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। अब ये जो सिटीज थी, ये जो शहर थे, इनमें कौन रहता था, ज्यादातर मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, अधिकारी, और उसके बाद क्राफ्ट पर्सन्स वहां पर रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वेर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और अदर एरिया में जो विलेज का एरिया रहता था, रूरल एरिया रहता था, वहां पर फार्मर्स रहते थे, यानी कि खेतीबाड़ी करने वाले लोग, और हर्डर्स रहते थे। ओके, नेक्स्ट है, इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वेर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और बाकी का जो इलाका रहता था, बाकी के इलाके में और भी ट्राइब्स के, कम्युनिटीज के लोग रहते थे। जैसे कि सेंट्रल इंडिया, देयर वेयर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से मिलने वाली प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और जो शिकार के लायक जो भी कुछ एनिमल्स रहते थे उनकी शिकार भी उन दिनों में की जाने लगी थी। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आपको मालूम ही है हर जगह की लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंट टाइप होती है। जैसे कि अगर आप प्लेस टू प्लेस जाते हो, अगर कई सारे जगह पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज में थोड़ा वो डिफरेंस मिलता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की होती है, तो उन दिनों में भी
प्लेस टू प्लेस जाने के बाद या फिर हर जगह पे लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफरेंट टाइप की थी। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड वोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एज वेल। और जैसे ही लैंग्वेज डिफरेंट होती है उसी तरीके से खाने की जो बातें होती है वो भी अलग होती है, यानी कि फूड टाइप्स अलग होती है, और क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनका भी पहराव जो होता है वो अलग तरीके का होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, तो इन सारी चीजों में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ओके, नाउ सी हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। देखिए, अब एम्पायर्स जो थे किंगडम से अलग कैसे थे। एम्पायर यानी साम्राज्य, ठीक है, एम्पायर साम्राज्य, और ये जो एम्पायर्स थे, किंगडम्स थे, ये एक दूसरे से कैसे अलग थे। ओके, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेस देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ बिग आर्मीज। अब सबसे पहले तो जरूरी बात है, हमें एम्पायर और किंगडम जो है इसमें जो अंतर है, डिफरेंट है, ये देखना जरूरी है। एम्पायर जो होता है साम्राज्य होता है, यानी कि इसमें जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है, और किंगडम एक राजा का सिर्फ एक क्या होता है, राज्य होता है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। अब जो सम्राट थे, एम्परर्स थे, इनको क्या लगता था, नीड मोर रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगते थे, देन किंग्स, यानी कि जो राजा थे उनको एक अपना सिर्फ राज्य कारभार जो है वो चलाना पड़ता था, और एम्परर जो है उनको पूरा साम्राज्य विस्तार उनका जहां तक है वो सब कुछ देखना पड़ता था। तो किंग्स को थोड़ी बहुत जो रिसोर्सेस है वो कम लगते थे, एम्परर्स को रिसोर्सेस की ज्यादा जरूरत रहती थी। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, और जो राज्य थे, किंगडम्स थे, उनसे ज्यादा बड़े कौन थे, एम्पायर्स यानी कि साम्राज्य, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। और ये जाहिर सी बात है कि एम्पायर को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो बहुत बड़ी आर्मी होना भी जरूरी था। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, और इस काम के लिए साम्राज्य में, एम्पायर्स में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऑफिशियल्स की ज़रूरत भी पड़ती थी ताकि वो भारी मात्रा में टैक्सेस वगैरह वसूल कर सके। और ये जो आर्मीज वगैरह रहती थी, ये आर्मीज क्या करती थी, फिर अपनी जो एम्पायर है उसे सेफ गार्ड रखने के या फिर उनको सुरक्षा पहुंचाने का काम करती थी, और उनको जो वेतन है, उनका जो पेमेंट है वो देने के लिए टैक्स कलेक्ट करना जरूरी रहता था। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी जो रहते थे उनका चयन करना भी बहुत जरूरी बात थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रूलिंग द एम्पायर। अब एक साम्राज्य कैसे रूल किया जाता था, किस तरह से साम्राज्य की स्थिति, सिचुएशन अच्छे तरीके से चलानी पड़ती थी, या फिर साम्राज्य किस प्रकार से चलता था, इसके बारे में हम इस पॉइंट में जानकारी लेंगे। ओके, सी एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एम्पायर कैसा होता था, बहुत लार्ज होते थे। एम्पायर में क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सिटीज, विलेजेस, रूरल एरिया, या फिर एक सम्राट जो रहता था उसे सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेयर रूल्ड डिफरेंटली। अब जो साम्राज्य में अलग अलग तरह के पार्ट्स रहते थे, डिफरेंट पार्ट्स रहते थे, यानी कि कुछ पार्ट जो है रूरल एरिया रहते थे, कुछ सिटीज रहती थी जहां पर मर्चेंट्स लोग हो या फिर क्राफ्ट पर्सन हो, इनकी भी देखभाल करना या फिर उनकी तरफ ध्यान देना। उसके बाद बिग आर्मीज को क्या करना, मेंटेन करना, उनका पेमेंट्स वगैरह अदा करना, ये सब जो चीजें थी ये सब एक जो एम्परर रहता था, सम्राट रहता था, उसको देखनी पड़ती थी। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। देखिए, अब यहाँ पर पाटलिपुत्र का जो एरिया है उसका एक बात बताई गई है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की सराउंडिंग में जो भी कुछ एरिया था वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। देखिए, तो जो एम्परर थे, सम्राट थे, उनके अंडर में ये एरिया चलता था, यानी कि जो भी कुछ डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे, जो भी कुछ बातें होती थी, जो भी कुछ काम वहां पर किए जाते थे, वो सब एम्परर यानी कि वहां के जो सम्राट थे, सम्राट के अंडर वो उनको देखा जाता था, वो काम किए जाते थे। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area. देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल्स जो थे उन दिनों के जो
अधिकारी लोग थे वो क्या करते थे, वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। अब ये जो ऑफिशियल्स रहते थे ये क्या करते थे, टैक्स उन दिनों में जो भी कुछ फार्मिंग पर या फिर जो भी कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता था उस पर जो भी कुछ टैक्स रहता था, क्राफ्ट पर्सन जो भी कुछ चीज़ों को सेलिंग करते थे उस पर भी क्या रहता था, टैक्स रहते थे। तो इन टैक्स को लेने का काम, वसूल करने का काम ये ऑफिशियल्स करते थे। और कौन कौन से ऐसे काइंड थे, कौन कौन से लोग थे जो टैक्स पे करते थे, सबसे पहले है फार्मर्स, उसके बाद हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। ये जो लोग थे ये क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। और ये जो टैक्स पे करने के बाद जो भी एम्परर के पास टैक्स जाता था उसका इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य को चलाना, आर्मी को मेंटेन करना, ये जो बाकी छोटे छोटे काम रहते थे वो मेंटेन किए जाते थे। ओके, सी ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। अब देखिए ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी रहते थे, सेनापति रहते थे, वो क्या करते थे, राजा का अगर हुक्म या फिर ऑर्डर अगर कोई डिसोबे करता है, नहीं मानता है, तो उसे पनिश करने का जो राइट है वो भी ऑफिशियल्स की तरफ था। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वेर गिवन सैलरीज। अब ये जो ऑफिशियल्स थे इनको सैलरीज मिला करती थी, यानी कि इनको हर महीने का एक अलग से पर्टिकुलर सैलरी इनको इनके काम की दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट एंड फ्रो एंड स्पाइज केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। देखिए जो राजा के मैसेंजर रहते थे यानी कि मैसेज यहां से वहां तक देने वाले लोग, ये क्या करते थे, ऑफिशियल्स पर ध्यान रखने का काम करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल with the help of members of the royal family and senior ministers। देखिए अब ये जो सब लोग थे यानी कि आर्मी, उसके बाद ऑफिशियल्स, उसके बाद जो मैसेंजर्स थे और उस साम्राज्य में स्थित सभी जो सेना हो, सेनापति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधान हो, मिनिस्टर्स या फिर और भी कुछ जो साम्राज्य से जुड़े हुए लोग थे उन पर ख्याल रखने का काम एम्परर के थ्रू होता था। एम्परर उनको कंट्रोल में रखते था या फिर रॉयल फैमिली के लोग, मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली यानी कि जो राज्य संभालने वाले फैमिली के जो लोग थे, डायनेस्टी के जो मेंबर्स थे, डायनेस्टी फैमिली मेंबर्स, उन पर ध्यान रखते थे। सीनियर मिनिस्टर्स भी उन लोगों पर ध्यान रखते थे कि ऑफिशियल्स, अपनी जो आर्मी है, जो मैसेंजर्स है, वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में ख्याल रखने का काम रॉयल फैमिली करती थी, एम्परर करते थे या फिर सीनियर मिनिस्टर्स की तरफ ये काम रहता था। देयर वेयर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। देखिए और भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे या फिर हम प्लेस कह सकते हैं जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। अल्दो there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. अब देखिए although there were some amount of control from Patliputra, पाटलिपुत्र से इनका राज्य कारभार जो है कंट्रोल किया जाता था, and royal princes were often sent as governors, और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, रॉयल प्रिंसेस जो थे, उनको गवर्नर के तौर पर ये जो राज्य थे इनका राज्य कारभार चलाने के लिए भेजा जाने लगा था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वेयर प्रोबेबली फॉलोड, और वहां पर जो भी कुछ रूल्स वगैरह तैयार किए जाते राज्य को चलाने के लिए, एम्पायर को चलाने के लिए जो भी कुछ रूल्स तैयार किए जाते थे वो रूल्स सबके तरफ से फॉलो किए जाते थे। बिसाइड्स देयर वेयर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। देखिए अब इन्हीं एरिया में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र भी देखे जाने लगे थे। हेयर द मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। देखिए जो मौर्य काल में मौर्य राजा थे, मौर्य सम्राट थे, उन्होंने कौन सी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया था, रोड्स यानी कि जो रोड्स थे, रास्ते थे, उनको अपने साम्राज्य में लेने का प्रयास किया। रिवर्स यानी कि रिवर के द्वारा जो भी कुछ पानी मिलता था उस पानी का अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे कंट्रोल में लेने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया। विच वेर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप लोगों को मालूम ही है कि ट्रांसपोर्ट अगर करना है, यहां से वहां तक जाना है, तो
ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना जरूरी होता है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के लिए रोड्स या फिर रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बोट्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रोड्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से मौर्य काल में मौर्य जो सम्राट थे उन्होंने रोड, रिवर्स इनको अपने कब्जे में करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस that the northwest was important for blankets and south India for its gold and precious stones। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट जो साइड थी वो ब्लैंकेट्स के लिए फेमस थी, एंड साउथ इंडिया जो है वो किसके लिए फेमस था? गोल्ड यानी कि सोना जो था उसके लिए फेमस था, एंड प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस यानी कि जो भी कुछ कीमती जवाहरात होते थे, स्टोन्स होते थे, वो वहां पर मिलते थे। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेस वेर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अब ये जो रिसोर्सेस थे, ये रिसोर्सेस क्या किए जाने लगे? जो सम्राट थे, राजा थे, उनकी तरफ से इनको क्या किया जाने लगा? अपने कंट्रोल में लिया जाने लगा, ताकि वो अपना जो एम्पायर है वो अच्छे तरीके से निभा सके, अच्छे तरीके से रन कर सके। ओके, इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से जो एम्पायर थे वो चलाए जाते थे, और किंगडम्स जो थे वो किस तरह से चलाए जाते थे। किंगडम्स की जो नीड्स थी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी, लेकिन एम्पायर बहुत बड़े होने की वजह से उनकी जो रिसोर्सेस है वो उनको ज़्यादा लगते थे। और हमने देखा है इसी पॉइंट में कि किस तरह से एम्पायर्स को टैक्स वसूल करने के बाद एम्पायर को रन किया जाता था। ओके, देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना येलो बॉक्स में, ट्रिब्यूट। ओके, इस ट्रिब्यूट के बारे में जानकारी लेंगे। अनलाइक टैक्सेस विच वेयर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, देखिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सम्राट अशोक के कार्यकाल में एम्पायर चलाने के लिए अलग अलग तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड से टैक्सेस वसूल किए जाते थे। अनलाइक टैक्सेस विच वेयर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे, यानी कि रेगुलर जो भी कुछ प्रोड्यूसेस तैयार होते थे और जो भी कुछ मर्चेंट आते थे उनकी तरफ से क्या होता था? टैक्स वसूल किया जाता था। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। अब ये जो टैक्स था वो अलग अलग तरह से लोगों से वसूल किया जाता था, यानी कि अगर मनी के काइंड में या फिर और भी कुछ चीजों के काइंड में इसे वसूला जाता था। ओके, देखिए, देयर वेयर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। अब उसी कार्यकाल में, सम्राट अशोक के कार्यकाल में फॉरेस्टेड रीजन्स भी पाए जाते थे, यानी कि फॉरेस्ट, जंगली इलाका पाया जाता था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वेर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर फॉरेस्टेड रीजन्स में, जंगली इलाकों में लोग रहते थे, वो इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्य ऑफिशियल्स। अब ये लोग जो थे, यानी कि कौन से लोग? फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे वो अपना जो टैक्स है वो मनी के तौर पर नहीं दे सकते थे, तो ये किस तरह से टैक्स पे करते थे? राजाओं को, एम्परर को वो क्या प्रोवाइड करते थे? देखिए, एलिफेंट्स, बड़े बड़े हाथी जिनकी आर्मी में जरूरत थी, टिम्बर, उसके बाद हनी, उसके बाद वैक्स, ये क्या करते थे? मौर्य ऑफिशियल्स, यानी कि मौर्य काल में जो भी कुछ ऑफिशियल्स टैक्स वसूलने के लिए जाते थे, तो ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग या फिर जंगली इलाकों में रहने वाले लोग क्या पे करते थे? एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स। ओके, उसके बाद है देखिए, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। ओके, जो सम्राट थे वो और जो कैपिटल सिटीज थी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन, मेगास्थन्स वाज एन एम्बेसडर हु was sent to the court of Chandragupta by the Greek rulers of West Asia named Seleucus Nicator। देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मेगास्थेनस वाज द एम्बेसडर, एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था मेगास्थेनस, वाज एम्बेसडर, ये क्या थे? एक राज्य के राजदूत थे। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो मैसेंजर के तौर पर या फिर राज्य कारभार में जो भी कुछ काम हो रहे हैं उनकी देखभाल करना, राज्य को चलाना, या फिर राज्य में जो भी कुछ बातें होती है उनका ख्याल रखने का काम इस एम्बेसडर के थ्रू किया जाता था। हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, इनको कहां पर भेजा गया था?
चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके कोर्ट में दरबार में भेजा गया था बाय द ग्रीक रूलर्स। ग्रीक रूलर्स जो थे, ग्रीक राजा जो थे, उनको भेजा था, जो कि वेस्ट एशिया में थे, जिनका नाम था सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर नाम के एक राजा थे, उन्होंने इसको भेजा था। मेगास्थेनस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। मेगास्थेनस ने क्या लिखा है, हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। उन्होंने क्या लिखा था देखिए, द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। देखिए अब यहाँ पर जो भी कुछ स्वागत समारोह होता है वो बहुत ही भव्य दिव्य होता है। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालकी। देखिए अब वो किस पालकी में उनको लाया गया था, गोल्डन यानी कि सोने से बनी हुई जो पालकी थी उसमें उनको लाया गया था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर्स। उसके जो गार्ड थे वो किस पर विराजमान थे, बड़े बड़े हाथी, डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने से डेकोरेट किए हुए हाथी, चांदी से जड़ जवाहरात जो थे उनसे उनको क्या किया गया था, सजाया गया था। यानी कि मेगास्थेनस का मतलब, कहने का मतलब क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है वो बहुत ही रिच है, वो बहुत ही क्या है, पावरफुल है, वेल्दी है। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor। देखिए जब भी एम्परर साम्राज्य में घूमते थे तो ये जो बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े रथ, गोल्डन पालकी, ये सब चीजें उनके साथ रहती थी। बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां रहती थी और उन पर अलग टाइप के बर्ड रहते थे जिनमें ट्रेंड पैरट्स रहते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, यानी कि बड़े बड़े फ्लॉक्स, ट्रेन पैरट्स यानी कि पैरट्स के झुंड वहां पर रहते थे जिनको ट्रेन किया गया था। ओके, द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। अब जो किंग थे वो नॉर्मली जनरल डेज में आर्म्ड वुमेन यानी कि हथियारों से लैस महिलाओं के साथ राजा लोग घूमते थे, उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द में वो महिलाएं रहती थी। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। अब उन दिनों के राजा अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में आर्म्ड फोर्सेस क्यों रखते थे, हथियारों से लैस सैनिक क्यों रखते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उन पर कोई अटैक ना कर दे। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। अब राजाओं का खाना भी अलग प्रकार का रहता था। राजा का जो खाना रहता था उसे पहले टेस्ट किया जाता था बिफोर ही ईट्स, यानी कि राजा अगर कोई खाना खाने वाला है तो उसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर सर्वेंट्स रहते थे, उनको पहले उसे टेस्ट करना पड़ता था ताकि राजा को कोई बाधा ना हो। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, यानी कि राजा कभी भी 2 रातों से ज्यादा एक बेडरूम में नहीं सोता था। यानी कि उनको एक भय रहता था कि कोई आकर उन पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो अपने सोने की जगह भी हर दिन चेंज करते रहते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पाटना ही रोट। अब पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, अभी हम उसे पाटना के रूप से देखते हैं। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्र एक बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल सुंदर शहर है। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द बहुत बड़ी एक वॉल है, दीवार है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। देखिए पाटलिपुत्र को लगभग 570 टावर्स है और 64 गेट्स है, यानी कि आने जाने के लिए लगभग 64 गेट्स है। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। देखिए वहां पर जो घर बनाए गए हैं वो एक तो मड ब्रिक से बनाए गए हैं या फिर लकड़ियों से बनाए गए थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स। देखिए वहां के जो राजा थे उनका महल भी लकड़ियों से बना हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से उन लकड़ियों को कार्विंग करके वहां पर डिजाइन बनाई जाती थी। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। वहां पर बहुत बड़े बड़े गार्डन्स भी थे और वहां पर पेड़ भी लगाए गए थे ताकि वहां पर क्या किया जा सके, बर्ड्स को कीप किया जा सके, बर्ड्स को रखा जा सके। ओके, नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। Why do you think the king had special servant to taste the food he ate? अब आपको क्यों लगता है कि किंग को जो भी खाना दिया जाता था वो खाना पहले सर्वेंट टेस्ट करते थे, ऐसा आपको क्यों लगता है? इसका आंसर भी हमने देखा है, ताकि राजा को कोई
मार ना सके या फिर कोई अटैक ना कर सके, या फिर कई कई बार ऐसा होता था कि राजा के खाने में पॉइजन मिलाया जाता था। तो ऐसी कुछ बातें ना हो, इस वजह से स्पेशल सर्वेंट्स राजा का खाना क्या करते थे, पहले टेस्ट करते थे। ओके, इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो? देखिए मोहनजोदारो पाटलिपुत्र से कैसे डिफरेंट है, और या फिर इन व्हाट वेज पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है वो मोहनजोदारो और पाटलिपुत्र में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हमने चैप्टर देखा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।